एक्सपर्ट टॉक सेमिनार लिखा है। बहुत सारे बच्चों को या यहाँ पर आए महानुभावों को काफ़ी डिटेल में नहीं पता है कि ये सेमिनार है क्या और ऐसा क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। एक्सपर्ट टॉक सेमिनार का मोटिव आपको अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा, यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा इनवाइट किए गए एक्सपर्ट्स के द्वारा उनके अनुभवों को साझा करके कैरियर के प्रति कैसे अपने आप को आप मोल्ड कर सकते हैं, उसमें मदद करेगा। हम जानते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम में, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल एजुकेशन सिस्टम, पूरे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में बुकिश नॉलेज पर फोकस किया जाता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। तो हमने प्रयास किया है कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स के अनुभवों के माध्यम से उनके आने वाले अनुभवों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है, और आप जिससे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, डिटर्मिनेंट और अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एकाग्रचित रहे और बिल्कुल भी भटकने का प्रयास ना करें। ये सेमिनार काट में पहली बार कंडक्ट हो रहा है। और अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद की, तो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में ये सेमिनार एक इंस्टीट्यूट के द्वारा भी पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और एक अपने छोटे से कस्बे में। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। मैं इस प्रोग्राम को 3 सेक्शन में डिवाइड करने वाला हूँ। सेक्शन नंबर ए, जिसमें एक्सपर्ट्स अपने जीवन के करियर के बारे में आने वाली अड़चनों, कैसे उन्होंने अचीव किया है, इसके बारे में साझा करेंगे। सेक्शन नंबर 2, जिसमें बच्चों के कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए जाएंगे और उनको डायरेक्शन दिलवाई जाएगी आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर ऋषिराज सर के द्वारा। और तीसरा सेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या डिफरेंसेस आते हैं जिसकी वजह से आजकल के बच्चे स्किल्स पर फोकस कम करके अपने कैरियर को खराब करने का काम कर रहे हैं, और आप कैसे अपने कैरियर को आबाद कर सकते हैं। तो इन 3 सेक्शनों में डिवाइड रहेगा। प्रोग्राम मुश्किल से 1 से सवा घंटे का रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे यहाँ पर सभी महानुभाव बैठे हैं, वो अगर कहीं किसी प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ जाकर दोबारा आने का प्रयास ज़रूर करें, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। तो अब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं फॉर यूट्यूब पर्पज़। सो आई वुड लाइक टू मिस्टर PM सर, जो कि सेक्शन ए को संभालने वाले हैं, एंड जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम एक बार और डॉक्टर ऋषिराज सर का, द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ एक्सपर्ट टॉक सेमिनार। मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो अक्सर कोशिश करता हूँ कि दिन में 4 से 5 घंटे अगर पढ़ रहा हूँ तो 1 घंटा ऐसी क्वालिटी स्टडी हो जाए जिससे जो पढ़ा वो दिमाग में रह जाए। उम्मीद करता हूँ, विश्वास है कि आप सब भी ऐसे ही पढ़ाई करते होंगे, करते हो ना? हाँ, तो ऐसे ही भगवान भी कुछ काम करता है। भगवान ने हम सबको बनाया है, और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, जिनका नाम मुझे मजबूरन लेना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उनका नाम है ऋषि। और ऋषि शब्द का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? ऋषि शब्द का अर्थ पता है किसी को? सेंट, साधु। साधु समझते हैं ना सब? और एक साधु का काम होता है कि वो अपनी तपस्या करके, अपने तप से असंभव को संभव बना दे। तो ऐसे ही एक साधु आज हमारे बीच में है, जिन्होंने वर्षों की तपस्या की है, बहुत सारे हजारों ट्रेनर्स को, मतलब 145 से ज़्यादा देशों के लोगों को ट्रेन किया है, उनको ऑफ द ट्रैक से ऑन द ट्रैक लेकर आए हैं। आप न सिर्फ काट की सम्मान है, ना आप सब हमारे सम्मान को बढ़ा रहे हैं, बल्कि आप इस शहर की, इस कस्बे की शान भी हैं। तो मैं आपके बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा, सर ने अपनी हायर एजुकेशन में एक ऐसी डिग्री, जिसको हम सब सोचते हैं कि PhD कुछ होता है, एक डॉक्टर होते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं, सर ने PhD न सिर्फ की, बल्कि सर के गाइडेंस में अब छात्र भी PhD कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी जब हम MSMEs का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि
बड़े शहरों में लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना उद्यम बना रहे हैं, उस ऑल इंडिया एमएसएमई फेडरेशन के सर डायरेक्टर जनरल हैं। और बहुत लंबा परिचय न देते हुए मैं आपको एक बहुत बारीक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब लगभग विश्व की हर लोकतांत्रिक सरकार जेंडर इक्वालिटी पे काम करना चाह रही है, उस पर आगे बढ़ के अपने प्रयासों को दिखाना चाह रही है, उन जेंडर इश्यूज पर सर ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने स्तर से देश में विदेशों में लगभग 550 से ज़्यादा हाई क्वालिटी के सेमिनार को, वेबिनार्स को लीड किया है, उसमें चीफ मेंटोर के रूप में ट्रेनिंग दी है। उसी बहुत बड़े एक्सपीरियंस से, उस बहुत बड़े ज्ञान के समुद्र से हमें आज थोड़ा सा ज्ञान लेना है, जिसकी मैं बार बार आपसे बात कर रहा था। तो सबसे पहले मैं आपकी अनुमति से सर स्थान लेना चाहूँगा इस सेशन को ऑफिशियली स्टार्ट करने के लिए। सो क्या मैं बैठ सकता हूँ? धन्यवाद सर। सर, कल आपके बारे में बच्चों को बताया तो बात हो रही थी, बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर आप तो बता रहे हो, लेकिन उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में सर के द्वारा हम जानना चाहेंगे कि क्या उस जर्नी में जब आपने इतने सारे सेमिनार्स को लीड किया, क्या आपको लगा कि वाई यू, क्यों आप ही को उस काम के लिए चुना गया? क्या आपको ऐसा लगता है सर? सभी को नमस्कार और राम राम जी, और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आपके कैरियर में, आपके जीवन में खूब सुख, शांति, समृद्धि और आगे बढ़ने की लालसा बनी रहे। ये बहुत छोटा था कस्बा, अब हम इसको छोटा कस्बा नहीं कह सकते। हमारी एजुकेशन हमें पायदा रहा कि डिग्री कॉलेज तक यहीं पे शिक्षा प्राप्त करी, और एक स्कूल था घोसीपुरा। और मैं बता दूं, शायद आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आप टेबल पे किताब रखते हैं, नोटबुक रखते हैं, कुर्सी पे बैठ कर पढ़ाई करते हैं। गलत तो नहीं कर रहे? यही करते हैं ना आप लोग? हमारे टाइम में ये सब कुछ नहीं था। बैठने के लिए जो एक तप्पड़ होता है ना, उसको हम तप्पड़ बोलते थे, अब क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम। बैठने के लिए तो स्टूडेंट्स के लिए वो होता था, वो भी हमारे स्कूल में पूरा नहीं था। तो हम क्या करते थे, एक जो सीमेंट का कट्टा खाली हो जाता था ना, उसको धो कर रखते थे, उसको बगल में दबा कर लाते थे और वहाँ से बढ़ कर बड़े आराम से पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी टाइम मैंने एक शुरुआत देखी, और स्कूल में कुछ वो तप्पड़ बनाने का काम शुरू हुआ, उसको बुनने का काम शुरू हुआ। ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उसको आगे गवर्नमेंट भी नहीं ले जा सकी। और वो चीज़ होती आत्मनिर्भर बनने की। फिर हम DSM इंटर कॉलेज में पढ़े, फिर डिग्री कॉलेज पढ़े, फिर मुरादाबाद में पढ़े। और पढ़ने के बाद आप सब जानते हैं ना, आप सबकी भी इच्छा होती है कि पढ़ाई के बाद नौकरी मिले, होता है ना? ये नहीं होता? कोई नहीं चाहते कि नौकरी मिल जाए। सबके लिए होता है ना मन में, ये हमारे मन में भी हुआ। तो उस टाइम में वैकेंसी निकली थी प्रथमा बैंक की। आप प्रथम बैंक को तो जानते हुए, आपके कार्ड में भी है। तो 4 वैकेंसी निकली थी, एक तो क्लर्क की थी, एक सुपरवाइजर की थी, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की थी, एक ब्रांच मैनेजर की। तो हमने चारों एग्जाम क्वालिफाई किए, चारों एग्जाम क्वालिफाई किए। और इंटरव्यू भी लिया। आपको ताज्जुब होगा, हमारा सिलेक्शन किसी में भी नहीं हुआ, किसी में भी। ना क्लर्क के लायक समझा, ना सुपरवाइजर के लायक समझा, ना प्रोबेशनरी ऑफिसर के लायक समझा, ना मैनेजर के लायक समझा।
तो हम सोचने के लिए मजबूर हो गए क्या हम क्लर्क के लायक भी नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए बुरा लगा। फिर मन में आपके सवाल भी आता होगा कि बहुत पैसा चलता है? रिश्वत देने से अपॉइंटमेंट हो जाता है, किसी की सिफारिश हो वो भी होता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन बहुत से हमारे जान पहचान वाले ऐसे थे, उनका सिलेक्शन हुआ और हमसे पढ़ने में कमजोर भी थे, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा, वो भी मोमेंट तक। और आपको ताज्जुब होगा, इसी जिज्ञासा के साथ हमने अपने घर पर किसी को नहीं बताया। जो चेयरमैन थे इंटरव्यू में बैठे थे, हम उनके घर चले गए पीली कोठी पे। तो हमने कहा सर आपने सिलेक्शन बहुत अच्छे करे, अंदर भी नहीं बैठाया, बाहर ही बात कर लिया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमने सिलेक्शन सही नहीं की? मैंने इनडायरेक्टली तो यही कह रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं कह रहा कि नहीं हमने जो किया सही किया, आपको जो करना है कर लीजिए। तो और बुरा लगा। फिर हमने सोचा शायद हमारे लिए भगवान ने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सोच कर रखी है। बुरा तो लगा, या हमने उतनी मेहनत नहीं करी है जो बाकी बच्चों ने की है, उनका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो मन में ये बात आई और वो सच हुआ। उसके बाद शायद कांट में किसी को पता नहीं था, एक सुरेश चंद्र अग्रवाल उनका लड़का मनोज शायद, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा सिलेक्शन हुआ सबसे पहले। ये तो ग्रामीण बैंक है। तो उसने मेरे को वहाँ पे बैठे हुए देखा एक दो महीने के बाद, क्योंकि उनका अकाउंट होगा शायद, वो ऑपरेट करते हो। कहते अरे भाई साहब आप यहाँ? यहाँ तो पहली बार शायद उसको पता लगा, किसी को बताया नहीं बताया मुझे नहीं मालूम। फिर ये जर्नी करते हुए हम लोग कैनरा बैंक में भी गए, सिंडिकेट बैंक में भी गए, फिर चार्ट अकाउंटेंट फर्म में भी काम किया और 6 NGO में भी काम किया। 6 NGO में काम करते हुए फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में गए, और जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में गए तो वहाँ हमें सीखने को खूब मिला, इंडिपेंडेंट काम दिया था। फिर हम दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उस टाइम इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, फिर बदल के MSME हो गए, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, उसकी एक संस्था थी उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट और हुआ जहाँ हमारे बड़े भाई काम करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो वहाँ पे जब वो काम करते थे हमने डिसाइड किया कि क्या करें। फिर हमने कहा वहाँ पे हम नहीं ज्वाइन करेंगे, दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे। तो दूसरी जगह जब ज्वाइन किया तो उस संस्था का सबसे अच्छा काम मिनिस्ट्री ऑफ MSME में एंटरप्रेन्योरशिप का था। शायद आपने ये वर्ड सुना है कभी, एंटरप्रेन्योरशिप। इसको हिंदी में कहते हैं उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब लोग आप समझते हैं बिजनेस। हमारे पत्रकार भाई लोग बैठे हैं, ये जानकारी रखते होंगे कि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है बिजनेस। बिजनेस भी है लेकिन अकेले बिजनेस नहीं है। उद्यमिता का मतलब एक ही है कि एक साधारण व्यक्ति को एक असाधारण या विशेष व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप है या उद्यमिता है। उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछें, मैं बता ही देता हूँ। उसके लिए हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसके द्वारा 2 तरह के लोग बनते हैं, या डेवलप होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक तो उद्यमी होते हैं जो इनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो बिजनेस के साथ साथ उसका ग्रोथ में काम करते हैं। इनमें भी अंतर होता है, बिजनेसमैन में भी और एंटरप्रेन्योर में अंतर होता है। ये भी मैं आपको अभी बता दूं, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होता है। बिजनेसमैन है, उसको 10,000 रुपये का बिजनेस उसका स्टार्ट हो गया, रोज आमदनी हो रही, बस वो संतोष रखता है, उसे पता नहीं है, कोई मतलब नहीं। कहता है यार काय के लिए हाय तौबा करनी है, कोई मर के अपने साथ भी ले जाएगा। बहुत से लोग ये कह देते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर है, वो ये कहता है मर के तो मैं भी साथ नहीं ले जाऊंगा,
लेकिन मैं चाहता हूँ आज 10,000 है, कल 11,000 हो या 10,500 हो, कि ये मेरा बढ़ता रहे। और बिजनेसमैन का बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर का ये बिजनेस बंद नहीं होता है। दोनों बिजनेस करते हैं। वो इनोवेटिव होता है, नई नई खोज करता रहता है, और एक प्रोडक्ट की या किसी आइटम की सेल करता है, इससे पहले उसकी सेल कम हो वो किसी और आइटम को जोड़ लेता है अपने यहाँ, उसको बनाता है, तो बैलेंस होता रहता है। और कोई भी आइटम है, कोई भी बिजनेस में आप कहेंगे एक चीज हर बार नहीं खरीदेंगे। अगर आप कपड़ा भी, कोई सूट भी, साड़ी भी लेने जाएंगे, क्या अगली बार भी वैसी साड़ी लेंगे, वैसी शर्ट लेंगे? नहीं ना, अलग अलग लेंगे, अलग अलग है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, आप ही चाहते हैं कि आप दूसरे के या तो समान लगाएं या उससे बेहतर लगे, यही होता है ना। तब उसी हिसाब से खरीदते हैं। किसी का देखा इसका स्वेटर बहुत अच्छा है, कोट बहुत अच्छा है, वैसा कोट थोड़ी खरीदेंगे आप। या तो आप वैसा कोट खरीदें, कोशिश करेंगे, नहीं तो उससे अलग जिससे कि आप और बेहतर लगे, यानी डिफरेंट फ्रॉम अदर। और यही एंटरप्रेन्योर का काम होता है। और दूसरे व्यक्ति होते हैं उद्यमी, दूसरे व्यक्ति होते हैं साहसी व्यक्ति, जिनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो लोग ये बिजनेस तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं नौकरी करते हैं। वो आईएएस भी हो सकता है, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक चार्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, बैंक ऑफिसर भी हो सकता है, कोई भी नौकरी करने वाला, टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो सबसे अलग होता है, उन लोगों से अलग होता है, जिसको कि बच्चे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को वो बेझिझक उनसे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर वक्त उसके चेहरे पे स्माइल होती है, उनकी दिक्कतें, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे आता रहता है, लोगों से अच्छी कनेक्टिविटी होती है। अगर मैं किसी सेमिनार में जब जाता हूँ, इंटरनेशनल में, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, 2 सवाल पूछता हूँ। एक तो स्टूडेंट हैं, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप जहाँ पढ़ते हैं आपको 7-8 टीचर तो पढ़ाते होंगे ना, या एक ही टीचर पढ़ाता है? होते ना 7-8 टीचर। क्या आप सबको पसंद करते हैं? सच बोलना, नहीं करते ना, किसी एक को या 2 को बहुत ज्यादा। और जो मैंने बताया उनको इसलिए आप पसंद करते हैं क्योंकि वो आपसे लगाव रखते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं, वो आपको अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, वो आपसे अच्छे ढंग से बात करते हैं। वो कहीं भी मिल जाए तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए तो डांटते हैं, लेकिन बाद में प्यार भी करते हैं, तो बाकी से अलग हो गए ना। तो जो यहाँ पे अगर टीचर हैं, मेरा उससे ये सवाल है कि जब वो 2 टीचर या एक टीचर ऐसा हो सकता है, तो बाकी टीचर क्यों नहीं? बाकी भी होने चाहिए ना। ऐसे तनख्वाह किस बात की मिलती है? पैसे किस बात के मिलते हैं? इसी बात के मिलते हैं ना। और जब ये सवाल मैं टीचर से भी करता हूँ कि आप ये बताइए, एक क्लास में 30 या 40 बच्चे हैं, क्या आप सबको पसंद करते हैं, सबको प्रीफर करते हैं, सबको लाइक करते हैं? तो उनका सवाल होता है, जैसे माँ बाप कहते हैं ना, अगर आप 2, 3, 4 भाई हैं, भाई बहन हैं, कभी मम्मी पापा से पूछो, मम्मी पापा क्या आप हम सबको बराबर प्यार करते हैं? सब कहते हैं हाँ, हाँ कहते हैं ना, लेकिन वो झूठ कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबको वो बराबर प्यार करें, नहीं। कभी कभी आपने देखो, किसी को तो अच्छा शर्ट या कपड़ा ला कर दे देते हैं, नहीं। और मिठाई भी खिलाने की बात होती है तो सबसे पहले किसी को देते हैं। जब सबसे पहले किसी को देते हैं तो प्यार उसी को ज़्यादा करते हैं ना, इसी का बाद में नंबर आता है। और जो अक्सर कहते हैं कि बड़े को, जो बड़ा बच्चा होता है उसको पिताजी प्यार करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको माँ ज़्यादा प्यार करती है। इसका मतलब बीच का बेचारा, हाँ। और ये हम किसी से सीख कर नहीं कर रहे, ये सवाल हमने अपने घर में भी कहा था, हमने अपने पिताजी से भी कहा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था सबसे बड़ा, मैं झूठ बोलते हैं।
और हमने प्रूव करके बता दिया था। मैंने आप ये दीजिए, तो जिसको पहले बुलाया मैंने, देखो सबसे ज़्यादा प्यार आप इनको करते हैं। हाँ, उनको बराबर प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है, ये सच्चाई है। तो जब प्रथमा बैंक ने नहीं लिया, तो रिजेक्ट हो गए हम, तो रिजेक्टेड प्रोडक्ट हो गए ना। तो रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, उसका एंड हो गया। अगर कहीं हम फेल हो गए किसी वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको, गॉड ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि हमको मिली। और जब आप अच्छे हो जाते हैं, देखो कठिनाई आती है लाइफ में। आज मैं पहली बार आपके सामने रिवील कर रहा हूं। एक बार जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो फीस हर महीने जाती थी। हमारे टीचर, क्लास टीचर थे, वो कहते थे मैं महीने के लास्ट डेट में फीस देता था। उन्हें पता नहीं था क्यों। एक दिन ऐसा हुआ कि लास्ट महीने की लास्ट तारीख थी, तो हमारे फादर एक दो दिन पहले दे देते थे पैसे। हमने कहा पापा आज तो आखिरी दिन है फीस का, तो किसी से 5 रुपये फीस की, किसी से 5 रुपये लिए, उसी टाइम मेरे को दे दिए। शायद आप लोगों को यकीन नहीं हुआ, हमने वो दिल भी देखा है। हम उसको याद करते हैं लेकिन उस पर रोते नहीं हैं, उससे सीखते हैं। तो जो हमारे जीवन में हो गया है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, उसको आप याद करिए सीखने के लिए, उससे सीख लीजिए और भूल जाइए और आगे बढ़िए। और वही चेयरमैन, उस चेयरमैन को छोड़कर आज प्रथमा बैंक के जितने भी चेयरमैन हुए उसके बाद, 2 चेयरमैन के बाद, कोई ऐसा नहीं था जो मेरे को नहीं जानता था, और अच्छा वेलकम करते थे जब हम जाते थे वहाँ पे। कहने का मतलब है कि जहाँ अच्छी जगह चले जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी पोस्ट पे भी हैं या अच्छी संस्था में है, तो सब आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? अच्छे काम के लिए तत्पर आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी बातों पर रोते नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जो अभी तक मैंने कहा उसके 2 सीख है। एक तो जो असफलता मिलती है, फेलियर मिलती है, उसका मतलब एंड नहीं है, पूरा खत्म नहीं है। समझ गए ना, ये क्लियर बात है। तो कभी कभी हमारे नंबर कम आ गए, कभी कभी हमारे नंबर कम आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, और जिस 1 घंटा आप कर सकते हैं तो करिए ना, फोकस करके करिए। कभी मन इधर जा रहा है, कभी मन इधर जा रहा है, उसके लिए मत कीजिए उस चीज़ के लिए। और ये मेरा 14th जॉब है, यानी 14वीं नौकरी है, मेरे लाइफ कैरियर थी। तो अगर मैं उसी प्रथमा बैंक को याद करता रहता, रोता रहता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो शायद चांस नहीं पड़ता। मुझे पता नहीं कभी आप लोगों ने यहाँ पे विदेशियों को आते हुए देखा है? कभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा है? आप लोगों ने सुना है या देखा है, अखबार में पढ़ा कभी यहाँ पे विदेशी आए ग्रुप पे ग्रुप? सुना है? अच्छा, बाकी बच्चे तो शायद छोटे हैं तो शायद इन्होंने नहीं सुना होगा, याद नहीं होगा। वो हमारे साथ ही आते थे, हम ही उनको लेके आते थे यहाँ पे। और इसीलिए लेके आते थे कि जब तक जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसे अपने एरिया में तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर।
30-30 35-35 कंट्री के लोग आते थे, उनसे मुलाकात बहुत लोग करते थे, पत्रकार लोग करते थे, ये लोग करते थे, अखबार में निकलता था। उससे क्या होता था, इन लोगों को मोटिवेशन मिलता था, प्रेरणा मिलती थी कि इस कंट्री के आदमी से हम मिले। और उन लोगों को ये मोटिवेशन मिलता था कि देखिए इंडिया में छोटे छोटे टाउन में कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लोग, कैसा कल्चर है उनका, कैसा फैमिली है उनका। बहुत सारे फैमिली के अंदर जाते थे, बात करते थे, जो कि उनके देश में ऐसा फैमिली कंसेप्ट नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली। तो यही चीज़ थी जिस वजह से हम यहाँ पर लेके आते थे, और आज भी याद करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए आज भी याद करते हैं उस चीज़ के लिए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, भगवान ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे स्किन है इसके कलर से, बहुत से काले भी होते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है ब्लैक ब्यूटी, सुना है ना, ब्लैक ब्यूटी। सुंदरता सिर्फ स्किन से नहीं होती है, सुंदरता होती है हमारे गुणों से, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे लोगों के प्रति व्यवहार क्या है, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हम दूसरों को कितना भला करते हैं। आप देखिए कभी आप खुद खाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन वही चीज़ जब दूसरों के साथ शेयर करके खाते हैं तो आपकी खुशी दुगनी होती है, होता है ना। तो जब हम दूसरों के लिए करते हैं तभी हमारे दिल में शांति कहिए, खुशी कहिए, संतोष कहिए, सब मिलता है। लोग बाग जाते हैं, धाम में जाइए, चारों धाम में जाइए, जाइए, हम मना थोड़ी करते हैं, सब कुछ है, मिलेगा, लेकिन वो मोमेंटल है। जो आप ये करेंगे ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। तो अपने कर्म के द्वारा आप जो करेंगे वो आपके हाथ से होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दान पुण्य वो चीज़ बंद कर दें। और जब इस बात की बात आई तो दान पुण्य हाथ से किया जाता है। हाथ दो तरह का होता है, हाथ दो तरह का होता है, सुना है आपने? नहीं, एक हाथ होता है इस तरह का, है? इसको कहते हैं लेने वाला। और जब कोई चीज बार बार ली जाती है, एक दो बार तो लोन होता है, बैंक से ले लेते हैं, लेकिन जब वो बार बार ली जाती है तो उसे कहते हैं भीख। और एक हाथ होता है इस तरह से, यानी कुछ देने वाला या आशीर्वाद देने वाला। अच्छा ईमानदार से बताओ सब, आप सब, आपको कौन सा हाथ पसंद है, ये वाला या ये? अच्छा कुछ तो समझ ही नहीं रहे शायद, सब बताइए ना। ये वाला और ये वाला हाथ कब हो सकता है? एक तो तरीका ये है, अभी कर दिया आपने, नहीं तो अभी आप में से बहुत सारे तो आशीर्वाद देने वाले तो हो नहीं, हैं? आशीर्वाद तब दिया जाता है जब कुछ चीजें इकट्ठी होती हैं हमारे पास, जब कुछ या इससे किसी को मदद की जाती है। और आप मदद कब कर सकते हैं, पैसे की मदद कब कर सकते हैं? जब आपकी जेब में हो तभी कर सकते हैं ना। जब, और वो भी जब हो जब हमारी जरूरत पूरी हो, उसके एक्स्ट्रा हो। भाई हमारे जेब में 50 रुपए हैं, 50 रुपये हमारी चाहिए, हमारे खर्चे के लिए चाहिए, तो आप मदद कर दोगे? नहीं, नहीं करोगे ना। तो उस 50 रुपये से एक्स्ट्रा 10 हो 20 हो तब आप कर सकते हो। अगर आप भूखे हो किसी को भोजन दे दोगे? नहीं दोगे ना खाना, एक आध दिन दे दोगे, कह दोगे हे प्रभु मैंने व्रत रख लिया आज, हैं? उस दिन का खाना डबल पुण्य है, मेरा व्रत हो गया, दे दिया। कहने का मतलब है कि जब हम कुछ देना चाहते हैं तो हमारी पॉकेट में होना चाहिए, वो भी अपनी जरूरत पूरी करके। और वो कब हो सकता है? जब हम मेहनत करें और कुछ करें। बहुत सारे सवाल इन लोगों के हैं, मैं सब वो इंक्लूड कर रहा हूं। अब बात आती है पढ़ने के बाद जॉब की। आप जानते हैं जितनी जनसंख्या होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की, सिर्फ 2% जॉब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, 2%।
और उसमें पूरा कंट्री शामिल होता है, ये ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। कितना ही सब लोग कहते रहे कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, तो इसका एक तरीका क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग, स्वरोजगार की ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। अब देखो मैं आपसे कैलकुलेशन कराता हूं, 50,000 गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, कितने लोगों को मिलेगी? बताओ, आप बताओ जल्दी, कितनों को? जोर से बोलो। 50,000 को मिलेगी ना, ठीक है, नंबर 1। और जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अपना रोजगार करने की बात करते हैं, तो उसमें 5 या 6 कम से कम हम रोजगार देते हैं लोगों को। किसी भी छोटे से बिजनेस में 5 या 6 लोगों को रोजगार और दे देते हैं हम, नौकरी और दे देते हैं हम। तो 6 से 50,000 को मल्टीपल करिए, कितना आ गया? 3 लाख। गुड। और 50,000 लोगों ने अपना बिजनेस चालू किया, 3 लाख को तो रोजगार दे दिया, वो भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड हुए ना, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, रोजगार से हो गए। तो टोटल कितना हो गया है? 3,50,000 यानी 3.5 लाख। अब ये बताइए, बेरोजगारी की समस्या को अगर हल करना है, इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। हम आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, 50 लोगों को, और सब बहुत सीनियर थे, जो कर्नल रैंक के थे। कर्नल रैंक काफी हाई रैंक होता है। तो जब उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, हमने कहा देखिए आप आर्मी का आदमी 2 ही काम जानते हैं, या तो ऑर्डर देना या ऑर्डर फॉलो करना। तो ऑर्डर देने वाले कम होते हैं, फॉलो करने वाले ज्यादा होते हैं। मैंने कहा आपने जीवन में ये सीखा है, तो उनके साथ ट्रेनिंग इतना आसान नहीं था, उनमें परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए हमने क्या किया, जब उनको बताया कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, जैसा भी आप काम करना चाहते हैं, पहले आप उसके मुताबिक अपने को डालिए। तो एक आदमी से हमने पूछा, गुड़गांव का था वो कर्नल, मैंने आप क्या करना चाहते? साहब मैंने ये देखा है किसान लोगों का जो सरसों है, जो तिलहन है, ये अच्छा तेल वेल निकाल के बेच के मैं तो वो करूंगा। मैंने एक बात ध्यान रख लीजिए, आप कर्नल साहब हो, आप ही के गांव में जहां भी आप काम करेंगे बहुत अच्छा है, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? मैंने हम जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे अरे ये कर्नल है, देखा ये कल्लू तेली का काम कर रहा है, कल्लू तेली का काम है ये तो है? कुछ ऐसे नाम, कल्लू, लल्लू, कुछ और नाम होगा, तो आप बर्दाश्त करोगे? तो वो कहने लगा गोली नहीं मार दूंगा उसके में, ऐसा कहेगा तो अगर गोली मारेंगे तो बिजनेस हो जाएगा? गोली मारेंगे, मुकदमा चलेगा, जेल में जाएंगे, कहाँ बिजनेस हुआ? तो मैंने आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बिजनेस में मत जाइए। अगर आप ये बर्दाश्त कर लें तब आप जाइए। तो उनका ट्रेनिंग दिया कैसे बर्दाश्त किया जाता है, कैसे क्या करना चाहिए। मैंने मुस्कुराते रहो, आधी चीज तो होगी। किसी को बुरा कहने से पहले आप सोच लीजिए, आप कह ही नहीं पाएंगे। और एक और बच्चों मैं सबको बताता हूँ जो मैंने यहीं से सीखा है। मेरे से एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उसका रेफरेंस मैं अभी दे रहा हूँ। वो मेरे को राम राम या नमस्ते कहने का मेरा नंबर ही नहीं आने देते थे। बाबूजी राम राम, बाबूजी नमस्ते। अब मेरे को बड़ा बुरा लगता था। एक दिन मैंने उनको पकड़ ही लिया, कहा मैंने एक बात बताइए, क्यों आप बेइज्जती करते हो? उन्हें मैंने कब किया आपकी बेइज्जती? अरे मैंने कि मेरा नंबर नहीं आने देते आप राम राम करने का, नमस्ते करने का। बोले मैंने तो नहीं रोका आपको, मैंने आप पहले कर लेते हो तो आप मेरे से पहले कर लिया करो। उनका जवाब मेरे से पहले कर लिया करो।
तब उन्होंने 2-3 चीज़ बताई। बोले अच्छा अगर आप पूछना नहीं चाहते हो, पूछिए। आप देखिए एक काम करिए, बहुत से बच्चे आप जैसे लोग नमस्ते नहीं करते, उदाहरण के तौर पर बहुत सारा मूड नहीं है, नंबर 1। तो हमारा क्या जा रहा है भाई, हम आपको राम राम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, क्या जा रहा है हमारा? कोई बुरी बात तो है नहीं। राम राम कहते तो राम का नाम आएगा, तो दिक्कत क्या है उसमें? अगर आप नहीं करते हैं ना, 10 लोगों के सामने जब हम करेंगे, आप करना शुरू कर देंगे। और ये सच्चाई है। जब उन्होंने डिटेल बता दी, एक तो ये चीज़ थी और एक जगह और पढ़ा था, तो मैं इतनी कोशिश होती है कि भाई लोगों को राम राम कर लें, नमस्ते कर लें, क्या जाता है? तो ये भाव, ये फीलिंग आप में भी होना चाहिए। चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं या आसपास हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते तो कर सकते हैं ना, कोई गलत बात तो नहीं है ना, तो कर सकते हैं। और दूसरा, छोटे बच्चों को तो अक्सर कहना चाहिए, मैं बड़े के लोगों के लिए कहता हूं, अगर आप किसी को तुम ना कह के आपसे अगर संबोधन करते हैं तो बहुत फर्क आता है। जो बहुत लोगों को गुस्सा आता है, एग्रेसिव होते हैं, वो नहीं हो सकते। जब हम कह देते हैं तू क्या बेचता है हमारे सामने, तू किस खेत की मूली है, अब इसी को परिवर्तित करके कहिए आप क्या बेचते हो हमारे सामने। आवाज में दम है नहीं ना? आप किस खेत की मूली है, नहीं है ना? और तू मैं कहेंगे तू किस खेत की मूली है, तू हमारे सामने क्या बेचता है। समझ लिए नहीं अंतर? तो ये आपके लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी है। अगर छोटों को भी हम आप कह देते हैं तो एग्रेशन आपका, जो हम कभी कभी कहते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, इसी से कम हो जाएगा। जब आप वर्ड कहेंगे, एक कहावत है ना लखनऊ की, वो उर्दू में बोलते हैं, अमन यहाँ आप तो बहुत खराब हैं, लेकिन लगता ही नहीं वो कह रहे हैं खराब। आप तो बहुत बद दिमाग है, लगता ही नहीं, क्योंकि उसमें झलक होती है आपकी। ये आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, ये बता दूंगा आपको। ये आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। तो आपने जो है आपको याद बनवाया कि किसी स्कूल में इनकी किताब में खिलाया नहीं जा सकता। और ये प्रैक्टिकल है। जैसे मैं अपने जहाँ मैं रहता हूँ, मैं पार्क में घूमता हूँ, मेरे को कोई मिल जाता, मैं राम राम करता हूँ, चाहे वो महिला हो कोई भी हो जाता है। अच्छा, कुछ महिलाएं खतरनाक भी होती हैं, सॉरी खतरनाक भी होती हैं, तो एक आध दिन उनका ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, मैं कि मारेंगे तो नहीं। जब दूसरे दिन हमने उनको राम राम जी कहा तो उन्होंने रोका, भाई साहब रुकिए, या कोई कह देता अंकल रुकिए। मैं हाँ बताए, क्या आप हमें जानते हैं? ये सवाल आता है, क्या आप हमें जानते हैं? मैंने राम राम करने के लिए जान पहचान की क्या जरूरत है? हमने राम राम की ना, आपको अच्छा नहीं लगे तो राम राम वापस कर दो, हम किसी और को दे देंगे। तो उनको भी हंसी आ रही। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमने इसलिए पूछा आपसे कि आप तो हमें जानते हैं, हम नहीं जानते। अगर हम नहीं जानते तो अपनी गलती सुधारना चाहिए, हमें पता करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आजकल सब में, यंग जनरेशन में सब में बहुत एग्रेशन है, इसीलिए होता है। और बहुत सारी, एक एग्रेशन का और कारण है, मैं आपको बता दूं। एक क्या है, हमारी बहुत सारी मन मर्जी नहीं होती है। जैसे माँ बाप है, वो रेफरेंस आपके कैरियर संबंधित अभी लूंगा मैं, उनके बच्चे उनके सुनते नहीं है, होता है ना। अब ये कभी नहीं सोचते क्यों नहीं सुनते, शुरू से उन्होंने दादागिरी चलाई है, शुरू से उन्होंने दादागिरी चलाई है, डंडा उनका चला है, सत्ता उनके हाथ में है। तो बच्चों को पढ़ाते किस लिए? बच्चों को तो इसलिए पढ़ाते हैं कि हमसे ज़्यादा ज्ञान हो उनका,
हमसे और ज़्यादा आगे बढ़े हमारे बच्चे, इसीलिए तो पढ़ाते हैं ना। आपके माँ बाप भी आपको इसीलिए पढ़ाते होंगे ना कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ये समझाने की ज़रूरत है। एक तरफ तो आप अपेक्षा रखते हो कि हम आगे बढ़ें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। जब अच्छा ज्ञान प्राप्त करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आप मानते नहीं हो और आप बहस करने लगते हो कि ये तो बदतमीज हो गया, हमारी बात काट रहा है। नहीं होना चाहिए ना। उसको ज़्यादा ज्ञान हुआ है तो आपको बता रहा है ना, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। लेकिन आप बच्चों को लिए बता दो, समझाने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं यहाँ आगे बढ़ गए। बड़े मुश्किल से समझाना पड़ता है उसको। जैसे हम बताते हैं, हम आपको बता रहे हैं हमारे फादर अब नहीं हैं, लेकिन दिनेश जी बैठे हुए हैं, ये भी पहलवानी कर रहे हैं। हमारे फादर ने भी पहलवानी करी थी। अब पहलवान लोगों में ताकत तो होती है, और जब ताकत होती है दूसरे को, सामने वाले को समझते नहीं, कहे या ना कहे, उनके दिमाग में एक बात होती है, ये क्या बकवास कर रहा है, अगर मैं चाहूं तो इसके अगर यहाँ पे हाथ मार दूं तो फट जाएगा। ताकत का मतलब वो कहिए कॉन्फिडेंस होता है उनको, तो इसलिए वो कम उस बात पे ध्यान देते हैं। तो हमने उनको कैसे समझाया, देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे हमारे बड़े भाई की शादी हुई, हम सब पढ़े लिखे थे, हमने कहा ये तो यार पर्दा सिस्टम बड़ा, और हमारे मोहल्ले में स्ट्रिक्ट से दिनेश पहलवान जी जानते सब बातों को, इनको बाकी लोग भी जानते होंगे। तो हमने कहा कि नहीं चलो अपनी भाभी जी से हम पर्दा नहीं कराएंगे। तो हमारे भाई साहब ने कहा अच्छा मैं कहता हूँ, मैंने आप मत कहना है, आप मत कहना। अगर आपने कह दिया तो समझ लीजिए, क्योंकि जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसके माँ बाप सोचते हैं हमसे दूर हो रहा है, ये पराया हो गया, घरवाली का हो गया है। शादी हो ही नहीं थी, अगर उन्होंने ये वर्ड कह देते, लो शादी हो ही नहीं, उससे पहले ही फेवर करने का हिसाब हो गया। मैंने हम कहते हैं, हमने कहा मैं पिताजी देखिए ऐसा करिए, आप पर्दा मत कराइए। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अच्छा एक बात बताई, ये मकान किसका है? कहते मेरा, अपनी मेहनत से बनवाया, सब कुछ करा। मैंने आप इसके मालिक बनना रहना चाहते हैं या किराएदार? और किसकी हिम्मत है मुझे किराएदार बता दे? मैंने हम बताते हैं आपको। मैंने देखिए जब हमारी भाभी जी आ जाएंगे पर्दा करेंगे, वो तो बिल्कुल पर्दा करेंगे, पर्दा करेंगे तो आप अंदर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो खास के जाएंगे और बार बार जाएंगे नहीं, बाहर एक कमरे में बैठे हुए पड़े रहेंगे। कहते हाँ, मैंने बाकी का हाल देख लीजिए, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं ना। और मैंने हमारी भाभी हैं पूरे घर में मज़े से घूमेंगी, मज़े से टेलीविजन देखेंगी, मज़े से गाने सुनेंगी, अच्छा खाएंगी पिएंगी, आपको कुछ पता ही नहीं है। कहते हाँ, तो मैंने मालिक कौन हुआ? मालिक तो भाभी होगी ना हमारी, आप तो किराएदार हो गए। कहते ये बात तो सही है, मैंने खाने के लिए भी तरस हो गए, तो कौन आके देगा मेरे को खाना? तो क्या होना चाहिए? हमने कहा उनका पर्दा सिस्टम बंद करो, साथ में बैठो, साथ में बैठ कर टेलीविजन दे सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ। बोले लोग क्या कहेंगे? मैं जब आपको खाना नहीं मिलता, लोग बात आते हैं आपको खाना देते हैं क्या है फिर? अरे आप करके तो देखिए, वो भी बदल जाएंगे। हो सकता है वो लोग आपका इंतजार कर रहे हो। फिर कहते हैं नहीं सर पर साड़ी होनी चाहिए। हमने कब कहा सर पर साड़ी नहीं हो? हमने तो पर्दे को मना किया है। या सबको बड़ी सहूलियत हुई, बाकी हमारे मोहल्ले वालों ने, बाकी लोग जो देखते थे उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। अरे यार हम वैसे ही पड़े रहते हैं यहाँ पर, बाहर में सब कुछ है। अरे आप तो पहलवान साहब ठीक कर रहे हैं। जब हमारी शादी हुई तो हमारी वाइफ को तो उन्होंने खुद ही कह दिया, बेटा साड़ी में रहो, सलवार सूट में रहो, जैसे आपको रहना रहो। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप में से कभी आपका नंबर ये आता है तो समझाया कैसे जाता है, उनको कन्विंस कैसे करें? आपस में कन्फ्रंटेशन करके नहीं करना। और ऐसी जब कभी नौकरी करते हैं या टीचर से हमको बात करनी है
उनको भी इसी तरह से कन्विंस कर सकते हैं। आपस में झगड़ा करके तो नहीं कर सकते। सवाल पूछिए ना उनसे, नए नए सवाल पूछिए उनसे, अच्छे से सवाल पूछिए उनसे। अब आप देखिए, और हम तो टीचर्स के लिए बाकी लोगों के, जो हमारे फॉरेनर्स, आप समझिए जो हमारे आईएएस लोग होते हैं, जैसे यहाँ के ये एसडीएम तो शायद आईएएस नहीं है, पीसीएस हैं, तो वो आईएएस लोग हमारी ट्रेनिंग में आते थे 20%, तो उनके तो दिमाग खराब होते ही हैं, आप जानते हैं सब। वो आके परेशानी करते थे, जो कह रहे हैं ना क्या अनुभव है, परेशान करते थे हमको। तो हम क्या काम करते थे, उनको जिम्मेदारी देते थे, मैंने ये काम आपको करना है, ऐसे करना है। जब जिम्मेदारी मिल गई वो खुश हो गए। हमारे पास कोई समस्या लेकर नहीं आता था, मैंने समस्या सुलझाएंगे ये, मैंने मालिक है ना ये। तो इस तरह से हम अपने काम करते थे। एक प्रोग्राम थी कि 4 प्रोग्राम साथ चलाते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, बड़े आराम से करते थे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लगन से, जो मेरा लाइन जम नहीं रहा है, भगवान से प्रार्थना करी, उनकी पूजा में मन लगाया। ये नहीं है कि मंदिर जा रहे हैं, अपने घर पे बैठ के आप पूजा कर सकते हैं। और अपने कर्म में मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, तो शायद आप जो चाहेंगे मिलेगा। वो नहीं मिले, अगर कॉफ़ी नहीं मिलती है आपको, कॉफ़ी का अगर आप सपना देखे हैं, तो स्ट्रॉन्ग चाय तो मिल जाएगी ना। जैसे हम 4 भाई थे, एक भाई नहीं है, 3 भाई, अब हम डॉक्टर हैं, हमने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। डॉक्टर कौन सा? मेडिकल डॉक्टर, दवाई वाला डॉक्टर। हमारी मदर भी मार रहती थी, इसीलिए सपना देखा था। लेकिन कोई भी मेडिकल डॉक्टर नहीं बन पाया, अलग अलग कारण की वजह से। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कंपटीशन में नहीं आ पाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमने तीनों ने डिसाइड कर लिया डॉक्टर बना, तो हमने तीनों ने पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गए। और वो प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? हिंदू कॉलेज में जब पढ़ते थे, हमारे डिपार्टमेंट में तीनों पीएचडी होल्डर प्रोफेसर थे। मैं साहब ये तो मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूँ कोई नहीं है। कहते एक दिन आप भी तीनों भाई हो सकते हो डॉक्टर। बनारस में एक हमारे प्रोफेसर गए हैं हिंदू कॉलेज से, तो उन्होंने कहा देखो, हमने कहा था तीनों भाई डॉक्टर, तीनों भाई हो ना पीएचडी होल्डर, डॉक्टर बन गए। तो कहने का मतलब है वो भी डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर है। और आधी जनता हमें जानती है, वो मेडिकल डॉक्टर ही समझती है। आज भी जहाँ मैं रहता हूँ, आधी जनता मेरे को मेडिकल डॉक्टर, डॉक्टर साहब ये दवाई बता दो। तो ये जो चीज़ें हैं, तो हार्ड वर्क कभी खराब नहीं जाता। और जो मैं कह रहा था सबको खूबसूरत बनाया है, वो अधूरा रह गया था। खूबसूरत होने का मतलब वही बता दिया मैंने कि हर एक आदमी खूबसूरत क्यों है, क्योंकि उसका ज्ञान, उसका हुनर, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर भगवान ने सबको दिया है। क्योंकि पैदा किसने किया? भगवान ने किया है, उसकी कृपा से हम, उसी ने बनाया ना हमें। तो वो किसी में डिफरेंस नहीं करता। दूसरा, हर एक का सपना होता है। अभी आप लोगों का सपना है नहीं, मुझे नहीं पता, हर एक का सपना होता है। और भगवान, कोई ब्लेम नहीं कर सकता भगवान को। भगवान सबको अपॉर्चुनिटी देता है अपने को सपने को पूरा करने का। कोई ऐसा नहीं होगा इस दुनिया में जिसको कि भगवान ने अपॉर्चुनिटी अपना सपना पूरा करने के लिए नहीं दी हो। सबको देता है, लेकिन जब हम उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते, हम नहीं देख पाते उस अपॉर्चुनिटी को, तो उस अपॉर्चुनिटी कोई और अपना सपना पूरा कर लिया। फिर हम क्या करते हैं? नौकरी करके दूसरे का सपना पूरा करते हैं। एक मेरा सपना है, ठीक है, मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मेरा सपना पूरा हो गया और मैंने अच्छा बिजनेस कर लिया, बड़ी कंपनी कर ली। एक आप अपॉर्चुनिटी चूक गए, फिर आप मेरे अंडर में नौकरी कर रहे हैं, मेरे यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तो आप मेरा सपना पूरा कर रहे हो ना, अपना तो नहीं कर रहे हो। यही अंतर है। इसलिए क्यों बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आप हमेशा अच्छा बोलिए, क्योंकि 24 घंटे में हर बार एक क्षण ऐसा होता है जो भी आप अपने मुंह से कहते हैं सत्य होता है, वो सत्य होता है। और हर एक की लाइफ में ये अनुभव होता है कि आपने जो कहा, हे भगवान
आज तो मुझे कुछ पैसे दे दे। तो 15 किसी ने आके 100 रुपये दे दिया आपको, मिल गए ना। फिर कहते आप, हे भगवान मैं 1 करोड़ मांग लेता या मांग लेती, हैं? पछताते हैं ना। और कभी कभी हम कुछ गलत बातें कहते हैं, वही क्षण ऐसा होता है कभी कभी वो सच हो जाता है। और जो हमारे ये सपने जो पूरे नहीं होते ना, उसकी एक और कारण मैं बता दूंगा आपको, उसके बाद इनको मैं बोलूंगा और कोई सवाल पूछते हैं। एक थ्योरी होती 3H की। पहला H होता है हेड। हेड का मतलब है ब्रेन, ये सोचने का काम करता है। और दूसरा H होता है हार्ट, जो फील करने का काम करता है, महसूस करने का काम करता है। और तीसरा H होता है हैंड, जो इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। यानी जो हमने सोचा, फील किया, अगर इनमें सामंजस्य है तो जो भी हम करेंगे, जो भी हम हाथ से काम करेंगे बहुत बढ़िया होगा, चाहे वो पढ़ाई का काम। और जब इन्हें अधिकतर 90% मेरा रिसर्च है, 90% लोगों में इम्बैलेंस इन दो ही चीज़ का होता है। जैसा सोचते हैं वैसा महसूस नहीं करते, और जैसा महसूस करते हैं वैसा सोच नहीं पाते। किसी का भी देख लीजिए, फिर कहते हैं मैं परेशान हूं। और परेशानी का कारण क्या है? दिल में। अब जैसे दिनेश जी बैठे हुए हैं सामने, अब मैं कह तो रहा हूँ बहुत अच्छे हैं, और दिल में शायद कुछ और सोच रहा हूँ, है? मजबूरी है, सामने कह रहा हूँ कि अच्छे हैं, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा है। तो कैसे बैलेंस हो जाएगा मेरा? दो चीज जीवन की फ्री की चीज है, हम वो नहीं कर सकते, फ्री की चीज नहीं कर सकते। जो मैंने कहा मुस्कुराते हुए ग्रीट करना, राम राम करना, क्या बताइए हम करते? ईमानदार से बताइए, फ्री की चीज है ना? सरदार जी बताइए, आप करते हैं? आप सत श्री अकाल सबको करते हैं? सबको करते हैं सत श्री अकाल? सच में तो बोलो, नहीं सबको नहीं करते हो। हंसते हुए करते हो? हंसते हुए करते हो? अभी हमारे सामने हंसी नहीं रहे तो दूसरों को हंस के क्या करते हो? देखो ये फ्री की चीज, इसमें कोई पैसा लगता है? नहीं लगता ना, तो करते रहना चाहिए, और वो भी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, हैं? और दूसरी चीज है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, कोई पत्रकार भी अच्छा काम कर रहा है, दूसरे लोग अच्छे समाज में काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ करना, इसमें कोई पैसा खर्च होता है? नहीं होता ना। लेकिन हम महाकंजूस हैं। हम दिनेश जी की अच्छी बात क्यों कहें? क्यों कहें? ऐसा लगता है जैसे जायदाद लुट रही है। अरे नहीं लुट रही है भाई, आपके दिल को इतनी तसल्ली मिलती है बहुत ज्यादा, और उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है। ये बहुत जरूरी है। वही टीचर को भी मैं बात कहता हूँ कि आप क्लास में अगर बच्चे आपके हैं, कहिए ना, मुस्कुराते उनसे इंटरेक्शन करिए। मुस्कुराने का मतलब थोड़ी आपकी मजाक बना रहे हैं, नहीं ना। अगर वो मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब अच्छा पढ़ेंगे, उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाइए, ये बहुत जरूरी है। तो ये इम्बैलेंसेज होता है लाइफ में, और ये बड़ों के ज़्यादा होता है, बच्चों के कम होता है। जो सब लोग कहते हैं ना, साहब ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो रहा, उसकी वजह और यही है। और हम जैसे लोग जब वो हमसे बात करते हैं, हम एकदम रीड कर लेते हैं उनके चेहरे से। अब बताइए, मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे दिल में कुछ है, तो मेरे चेहरे को आ जाएगा नहीं आ जाएगा? स्ट्रेस या टेंशन आ जाए। अगर मैं दिनेश जी के बारे में गलत सोच रहा हूँ और इनकी तारीफ कर रहा हूँ, तो एकदम यहाँ पर कंट्रडिक्शन होने की वजह से मेरे चेहरे में विजिबल हो जाएगा, या तो मेरा चेहरा लाल हो जाएगा है, या मेरे चेहरे की हंसी खत्म हो जाएगी। तो मतलब मैं सही रूप में नहीं कर रहा हूँ तारीफ। अच्छा 1-2 दिन प्रैक्टिस करिए, गलत रूप में तारीफ कर दीजिए। प्रैक्टिस करते करते तो कहते हैं ना, रसखान नहीं तो कहा है कि जड़मती हो सुजान,
प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करिए। एक बार मैं सुधांशु महाराज कम सुनता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, आप सबको भी बता देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप कभी दान करते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, अकेले मत करिए, अपने बच्चों के साथ करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 रुपये दान करते तो 15 करो, 10 ही करो। 4-4 रुपये आप दान करो में आदि भी, 2 बच्चे हैं, 1-1 रुपया उनको दे दो। अगर ये बच्चों में आदत डालेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी। अगर आप इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे तो वो बच्चे उस परंपरा को आगे निभाएंगे। तो वही चीज है, भगवान का, अल्लाह मियाँ का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, लीजिए। अक्सर आप देखिए, कोई भी हैं, बड़े हैं, 2 जिंदगी के काम होते हैं। एक होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना खाना, स्वस्थ खाना जिसको कहते हैं, और दूसरा होता अगले जन्म को सही करने के लिए, जो मानते हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं, अगले जन्म को भगवान की इबादत करना, पूजा करना, प्रेयर करना। हम लोगों के 2 मेन उद्देश्य हैं जीवन के ये, लेकिन इसी में हम सबसे ज़्यादा कटौती करते हैं। जब पैसे की कमी होगी तो क्या करेंगे हम? 2 लीटर दूध आ रहा था, आधा लीटर कर देंगे। 2 सब्जी थी, 1 सब्जी कर देंगे। दाल थी, कभी कभी बनाएंगे, जो रोज बनती थी उसी में कंजूसी करेंगे। और जब टाइम की कमी होगी ना, तो भगवान से कहें, हे भगवान आज देर हो गई, आधा घंटा हम प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, आज 2 मिनट कर रहे हैं, माफ करना। होता है सबके जीवन में? नहीं होता है, सबके जीवन में होता है। तो ये चीजें जरूरी हैं। तो स्ट्रेस रिलीज करने का और बताऊंगा मैं अभी आपको थोड़ा। अभी ये क्या सवाल पूछना चाहते हैं, मैं वो बात करना चाहता हूँ। बच्ची और एग्जाम बच्चे अब वो प्रयोग करता है, बहुत परेशान तो बहुत होती है। अन्य करते हुआ तो स्वीकृति दे आंसर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज से वेलकम वो क्वेश्चन हमने टॉन कर दिया है। सर में जो जान तो 22 शेयर से और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब कुछ और क्वेश्चन है, इनकी तरफ मैं लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप बता रहे थे अभी, गवर्नमेंट जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय बनाने के लिए रास्ता है, कारगर रास्ता है। क्वेश्चन ये उठता है कि पढ़ते समय बच्चों की टीचिंग इन दोनों में से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए टीचिंग और जिससे कि बच्चे जॉब लेने की ना सोचे, जॉब गिवर बने, जॉब सीकर ना हो, जॉब देने वाले बने, लेने वाली ना। ये क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ का तो शायद मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन और दिल्ली उसके आसपास बड़े बड़े शहरों के स्कूलों में क्या हो गया है, जो अभी मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा था, उद्यमिता विकास केंद्र की बात कर रहा था, प्रोग्राम की बात कर रहा था, वो हर कॉलेज में होता है, वो हर कॉलेज में होता है। तो उन कॉलेज में इस तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, कैसे हम एक अपना बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करें, उसको कैसे सिलेक्ट किया जाए। अगर वो नहीं हो सकता है तो कुछ स्किल ट्रेनिंग होती है, जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो गई, बहुत सारे टेक्नीशियन और बन जाते हैं, जैसे बिजली का काम सीख लिया, मोटरसाइकिल का, कार का काम सीख लिया उन्होंने। सीखने के बाद ये जरूरी है कि जो हम सीख रहे हैं उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके लायक हम बने, अपने को डालना जरूरी है। और एक ध्यान रखिए, इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मुस्लिम लड़की थी अहमदाबाद में, एक मुस्लिम लड़की अहमदाबाद में थी, वो 16 साल की थी। जब उसको ट्रेनिंग दिया था तो पहले तो घर वाले, आस पड़ोस वाले ट्रेनिंग में ही नहीं भेज रहे थे। हमने कहा लीजिए ट्रेनिंग, आप चिंता मत करिए। उसकी माँ, उसके माँ बाप सपोर्ट कर रहे थे। उसने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री, ये जो पॉलीथीन है ना, ये बनाने की फैक्ट्री खोली। आपको ताजुब होगा, उसका हुक्का पानी बंद हो गया। जो उसके कम्युनिटी वाले थे, हुक्का पानी बंद कर दिया। कहते सर ये, मैंने चिंता नहीं करो, मैंने एक दिन ऐसा आएगा ये लोग आपके बिना कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, मैंने आप करते रहेगी। तो 1 साल उन्होंने संघर्ष किया। 1 साल संघर्ष करने के बाद उसकी फैक्ट्री अच्छी चलने लगी, पैसा आने लगा।
जब पैसा आया तो रेडियो वाले पहुंच गए उसका इंटरव्यू लेने, टेलीविजन वाले पहुंच गए इंटरव्यू लेने कि देखिए मुस्लिम लड़की है, कितना अच्छा काम कर रही है, अखबार में पब्लिश हो गया, टीवी पे गया, रेडियो में गया, नाम हो गया। कम्युनिटी वालों ने हुक्का पानी बंद कर दिया, कोई नहीं बुलाएगा। अब एक बात बताइए, दूसरे कम्युनिटी के इतने लोग मिल रहे हैं, इतना टीवी पे उसका नाम आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनका तो टीवी पर नाम नहीं आता था। आप जानते हैं 1 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ? उसी ने मेरे को बताया, सर अब किसी का बर्थडे होता है ना, मेरे पास आते हैं हाथ जोड़कर, आप मैडम अगर नहीं आएंगी तो बच्चे का बर्थडे नहीं होगा, शादी में नहीं आएंगी, फेरे नहीं फिरेंगे, निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। यानी सी बिकेम सो पॉपुलर। भाई जो टीवी पे है, हर एक कोई आ जाए, उसके साथ सब फोटो लेना चाहते हैं ना, तो अच्छे के साथ लिंक जब होता है तो इस तरह का लिंक होता है। उसको वही तरह का प्रोग्राम 2 हफ्ते का प्रोग्राम था किया था, अब 3 दिन के प्रोग्राम भी चले, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बाकी इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, बिना ट्रेनिंग प्रोग्राम के ही हमारे कांट में बहुत लोगों ने किया। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी फोरम पे मैं जाता हूँ, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, बड़ी चुनौती के साथ कहता हूँ, अपने कांट की व्यवस्था को देख कर। मैंने हमारे कांट में, मैंने हमारी तहसील को नहीं कहता, मैंने तहसील तो मैं तो और भी एरिया आ जाए, मेरे कांट सिटी में कोई भी गरीब नहीं है। बोलो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या आप किसी को गरीब देखते हैं कांट में? बताइए बताइए, अगर आपको कोई गरीब मिला है कोई गरीब? बोलो भाई, जिसको रोटी नहीं मिल रही हो, रहने का ठिकाना नहीं हो, सबके पास है, पक्के मकान हैं, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास 2 कार हैं। और जब से रेडीमेड गारमेंट का काम चला है, घर घर में इसकी सिलाई हो रही है, 400-500 रुपये रोज उनको मिल जाते हैं, तो कैसे गरीब रहेंगे? तो सच्चाई है। तो मैं यही कहूँगा, जो भी आप काम करना चाहते हैं, ध्यान रखिए, पहले उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लीजिए। जो मैंने आर्मी वाले का वो दिया, आर्मी वाला आज हुआ पता करोड़पति बना हुआ वो। मैंने प्रधान के बच्चे आप पर कमेंट मारते हैं, प्रधान कमेंट मारता, यहाँ तक कह दिया था ये कर्नल वगैरह नहीं होगा, आर्मी में सफाई करता होगा, हमसे आएगा कर्नल बता रहा। अब ये कहने वाले लोग तो कहते हैं, उसका भी कारण बताऊंगा क्यों कहते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं ना, आप तो आगे बढ़ गए, और कहने वाले लोग सब पीछे रह जाते हैं। उसी प्रधान के बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं निकले, ऐसी बात करने में, आलोचना करने में निकल गए। फिर वही प्रधान अपने बच्चों के लिए जाता कर्नल के पास, अरे साहब हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चों को नौकरी दे दो अपने यहाँ पे। उस प्रधान के बच्चों को नौकरी दी उसने। अच्छा लोग बात, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, ध्यान रखिए, आपकी आलोचना और आपको मना करते हैं लोग बात बहुत, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप जानते हैं वो चाहते ही नहीं है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर आपने उनकी बात मान ली तो सफल कौन हुआ? आप सफल हुए या वो लोग सफल हुए ना? तो आप तो नहीं सफल हुए। जिस बात के बारे में आप अच्छे जानते हैं, इतना ध्यान रखिए, आपको पता है ये मैं अच्छा काम कर रहा हूं या कर रही हूं, सलाह ले लीजिए आगे बढ़ने की, सीख ले लीजिए दूसरों से। अगर वाकई में आपको लगता है गलत है, छोड़ दीजिए। आपको नहीं लगता है तो करिए उस काम को। जैसे उस लड़की का मैंने 16 साल की लड़की का उदाहरण दिया, और शादी वाले ऐसे है कि जो मेरी इंडस्ट्री बंद नहीं कराए उससे शादी करूंगी मैं, मेरी इंडस्ट्री चलाएगा। तो आपकी चॉइस हो जाएगी, फिर आपकी शादी के लिए भी चॉइस हो जाएगी। आप जिसको चाहेंगे उससे शादी करेंगे ना, नहीं तो मम्मी पापा कह देंगे चलो यार करो इसको, पीछा काटो, होता है ना ऐसा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप किसी को गुस्सा हो रहे हैं, गाली दे रहे हैं, एक बार सोच लीजिए क्यों, आप आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी उस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें बताई। इस इवेंट का सेक्शन ए जो हमने डिसाइड किया था कि आपके हैंड से बच्चों को कुछ बातें, कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा, वो लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है।
मैं इस बात की कंफर्मेशन बच्चों की साइड से चाहूँगा कि अभी तक जो हमने बात की उसमें सर ने आपको 2 चीज़ें सिखाई हैं। पहला क्या है बताएगा कोई? पहला सिखाया सर ने आपको कि हंसते हुए लोगों को ग्रीट करना है। समझ में आई ये बात? आई? हंसते हुए लोगों को ग्रीट करना है। और दूसरा क्या सिखाया है बताएगा कोई भी? कोई बताना चाहेगा? गलत बात है, बहुत गलत बात है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि उसको सुनना है जो कहेंगे सर, और हाथ के हाथ उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये अभी हम आप ही से कंफर्म करेंगे। तब तक मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे अभी मैंने कहा कि जॉब लेना और जॉब देना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। सर यहाँ पे आज बैठे हैं, वो उनकी एक क्वालिटी है कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे हज़ारों लोग बनाए जो सिर्फ एक जॉब के साथ सिमट कर नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। अभी एक बात हुई थी कि कांट में लोग गरीब नहीं हैं, इस बात पे भी कोल्ड रेस्पॉन्स आया, आप लोगों की तरफ से आवाज़ नहीं आई। उसका एक कारण है, आप शायद इस बात से फर्स्ट साइट में पहली बार सुनने में आपको अजीब लग रही होगी कि गरीब नहीं है। नहीं, सर ने किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही कि एक आदमी 500 रुपये भी कमा रहा है। ये बात सच है कि लोगों के पास वेल्दी इक्वालिटी नहीं है, किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, ये बात सच है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे शहर में, इस छोटे से शहर में, कि किसी के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतने रिसोर्सेज लगभग डेवलप हो गए हैं। उन्हीं रिसोर्सेज को आपको भी यूज़ करना है, उन्हीं रिसोर्सेज के माध्यम से आपको भी अपने आप को आगे लेके जाना है। फिलहाल हमें इस सेशन को आगे लेके जाना है, तो मैं चाहता हूं कि इस सेशन का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें आप लोगों को इसको इंटरेक्टिव बनाना है, आप लोगों के मन में जो सवाल थे वो आपको पूछने हैं, उस पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रजत प्रभाकर को कि वो आएँ और उस पार्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें। प्लीज़ वेलकम मिस्टर रजत प्रभाकर। चलिए प्यारे बच्चों, अब सेशन को सेक्शन बी की ओर लेकर जा रहे हैं हम। तो क्या आप तैयार हैं? सुनाई नहीं आई? अभी भी नहीं आई? इस ऑडिटोरियम की आवाज़ में पूरा का पूरा कॉलोनी ना जगमगा जाना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं इस सेक्शन की एक शानदार शेर से, जो सीधे डेडिकेटेड है हमारे डॉक्टर ऋषिराज सर के लिए। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम आज के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर ऋषिराज सर का। सर अगर मुझे परमिशन दें, क्योंकि अभी इतनी हैसियत नहीं हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाकर आप सब लोगों के माध्यम से कक्षा केंद्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। तो मैं आपसे परमिशन चाहूँगा सर। धन्यवाद सर। हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कक्षा केंद्र। प्यारे बच्चों, आज के इस सेमिनार को हम लेकर जा रहे हैं एक दूसरे पड़ाव की ओर, जो है इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि पहला इंटरेक्शन आपको एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी से मिल रहा है, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। तो आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि आप लोग ऐसी पर्सनालिटी से पहली बार मिल रहे हैं जो खुद में एक फिल्म है। चलिए सर, यहाँ पर बच्चों की कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम 2 मिनट के अंदर अंदर को की कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो डिफरेंट हैं। तो आपको प्रयास करना है कि हर एक बच्चे का जो जवाब है वो 2 मिनट या 3 मिनट में निपटाने का प्रयास करें, ताकि वो लोग डायरेक्टली पॉइंट पर पहुँचे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा, वहीं पर खड़े होकर प्रश्न पूछेंगे। सौम्या, आपने प्रश्न पूछा था, तो आपको वो प्रश्न डायरेक्टली सर से पूछना है। पूछिएगा बेटा। यस, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल मतलब बच्चों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है करियर को लेके, तो उसमें मतलब कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें?
इनका कहना है कि अब कैरियर को चूज करने में काफ़ी दिक्कतें रहती है, तो बच्चा कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसके लिए राइट पाथ वही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन दो तरह का होता है। एक तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, और दूसरा कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हम ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। तो पहला वाला जो कन्फ्यूजन है, जब पता ही नहीं है तो कन्फ्यूज तो रहोगे ही। अब जिसने आके आपसे बता दिया वो हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंफॉर्मेशन होना। तो इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैंने, रजत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी कल बताया कि अपने यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज मंगाइए। रोजगार समाचार होता है, एक वीकली आता है, उसमें बहुत वैकेंसी निकलती है, नंबर 1। और आजकल वैकेंसी क्या हो गया, वो वेबसाइट दे देते हैं कि सी डिटेल ऑन वेबसाइट, थोड़ा सा ऐड अखबार में देते हैं, ये हो जाता है। दूसरे और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकलते हैं, शायद आप तक नहीं आते हो। मेरे मोबाइल में कहीं ने मेरे को जोड़ रखा है, क्यों जोड़ रखा है मुझे नहीं मालूम है। इतने जॉब आते हैं, इतने जॉब आते हैं, लेकिन मोस्टली वो टेक्निकल होते हैं। जो स्किल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा स्किल ट्रेनिंग आपका है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। जैसे मान लिया कंप्यूटर का ट्रेनिंग किया है आपने, आप एक कंप्यूटर स्कूल खोल सकते हैं। कंप्यूटर आपका स्कूल खुल गया, वो अपॉर्चुनिटी, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, कुछ पैसा लगा दीजिए, बैंक लोन दे देता है। आजकल तो गवर्नमेंट इतना मदद कर रही है कि 50,000 से लेके 10 लाख तक, 20 लाख तक, 5 लाख तक, अलग अलग कैटेगरी के लिए उनको जो है बिना सिक्योरिटी के। हालांकि मैं क्योंकि बैंक में काम कर चुका हूँ, तो बैंक वाले बिना सिक्योरिटी के देते नहीं हैं लोन, जब ऊपर से मार पड़ती है तब देते हैं। तो इंफॉर्मेशन का इंतजाम शायद आप यहाँ पर सेंटर पर हो जाएगा, और आप भी सर्च आउट अगर करेंगे ना कि जॉब अवेलेबल, गूगल से सर्च आउट करेंगे तो बहुत सारे साइट आपको मिल जाएंगे उसमें। तो उसमें अब डिसाइड करना, 2 चीज़ होती है डिसाइड करने की, हमारा किस तरफ रुझान है, हमें पता ही नहीं होता है। शायद इस 3rd सेक्शन में उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि रुझान का कैसे पता किया जाए। एक तो अनुभव के द्वारा होता है, वो अनुभव आपको है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा प्रेफरेंस क्या है, किस चीज़ को काम करना पसंद करते हैं, वो होता है। तो उसके लिए 2-3 काम होते हैं कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। उसमें जो बेस्ट है, थोड़ा सा मार्केट का सर्वे किया जाता है कि किसका ज़्यादा स्कोप है, तो जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कन्फ्यूजन ये सिंपल दूर हो जाता है। यानी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो उसके अल्टरनेटिव 1, 2, 3 करके आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, नंबर 1। और किसी से गाइडेंस ले लीजिए। और दूसरा कन्फ्यूजन होता है जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं, ये भी होता है ना। और बच्चे आप आजकल इतने आगे बढ़ गए हैं, जैसे अपनी बेटी को हमने गाइड किया 12th के बाद, लेकिन जब उसने पीजी का एक कोर्स किया था जिसकी वजह से वो आज वहाँ पे है, वो हमें नहीं पता था। उसने अपना सर्च आउट किया, 7-8 महीने का वो पीजी कोर्स किया उसने अहमदाबाद से, और करने के बाद जो है, आप पैसे की बात थी, हमने कहा हम सपोर्ट करेंगे। उसकी 4 लाख रुपये फीस थी उस टाइम में जो है, और 4 लाख रुपये मायने रखते थे 7-8 महीने के कोर्स के लिए। मैंने नहीं, क्योंकि जो इन्होंने पीएचडी का मेरा बताया, मैंने जेंडर इशूज के ऊपर जो पीएचडी किया है, ह्यूमन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इन इंडिया, उसका मतलब ये है कि मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। जो अपॉर्चुनिटी मेरे भतीजों को मिली है, मेरे बड़े भाई के लड़के को, छोटे भाई के लड़के को, उतनी ही अपॉर्चुनिटी मैंने प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया अपनी बेटी के लिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। पैसे की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, करिए। ग्रेट इनिशिएटिव, इस बात पर तालियां होनी चाहिए। आज सब मिल गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस मुझे मिला था सर, मैं चाहता हूं कि माइक को लोकेश के पास तक पहुंचाया जाए। लोकांश, राइट, लोकांश के पास तक पहुंचाया जाए।
सर उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि इस पोजीशन से रिलेटेड, सर की पोजीशन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था, तो आप खुद ही कन्वे कीजिएगा, दोनों माइक बच्चे को दीजिएगा। Good afternoon, sir. Myself Lokansh from class 9th. I want to ask that what is your timetable regarding your goal? Means which tricks and tips you have applied for your life to reach at that goal, so that tips and tricks you can give for new generation students for their better studies. इनका मैं क्वेश्चंस को आसान कर देता हूँ बच्चों। इन्होंने कहा है कि इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए सर ने क्या टिप्स और ट्रिक इस्तेमाल की है, और वो टिप्स और ट्रिक्स क्या आप नई जनरेशन को भी देना चाहेंगे जिससे वो अपनी अचीवमेंट को पूरा कर सके। सर ओवर टू यू। थैंक यू। देखिए, अगर सच में पूछें तो हमारे लाइफ में कोई गोल नहीं था, अगर सच पूछते हैं तो। और 12th तक किसी की लाइफ का गोल नहीं होता, 12th के बाद ही गोल होता है कि मेरे क्यों करना। गोल थोड़ा सा अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं, गोल था, मैंने कहा था ना कि हमारी माँ बीमार रहती थी, तो हमारे दिमाग में ऐसे आ गया कि पैसा ज़्यादा खर्च होता है, अगर मेडिकल डॉक्टर बन जाते हैं तो इलाज फ्री में हो जाएगा। वो तो हुआ नहीं, तो हम कहते थे, लेकिन गोल वो रियल में था नहीं। क्योंकि जब कोई गोल होता है, मैं आपको बताता हूँ, गोल होता है नीड के ऊपर या डिजायर के ऊपर। नीड का मतलब होता है जो कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, या तो वो हो, या हम अपने दूसरों को देख के कि यार हम भी ऐसा कर लें, यानी हमारी ऐसी इच्छा है, समझ गए ना। जब वो होता है तो उसके अनुसार ही हमको एक्शन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, समझ गए ना। रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, अच्छा कोचिंग सेंटर चाहिए, होता है ना ये सब चीज़ें। अब वो भी सब हो गया, लेकिन उतनी मेहनत कौन करेगा। IAS वाले 6-6 घंटे 8-8 घंटे मेहनत करते हैं जो IAS में सेलेक्ट होते हैं। लेकिन मैं ही कहता हूँ, अगर आपने 2 से लेकर 3 घंटे एज ए स्टूडेंट अगर आपने तैयारी करनी है फोकस करके, 5 घंटे नींद आ रही है, इधर मन जा रहा है, उससे कुछ नहीं है, करिए 2 घंटे करिए। आपको 1 घंटे तक फोकस करते हैं ना, करिए स्टडी, उसके बाद ब्रेक दे दीजिए, फिर दूसरे घंटे के लिए आप फोकस करिए। मतलब टालते हुए इधर उधर करते हुए मत करिए, जो जितना भी करना आधा घंटा 1 घंटा फोकस करके करिए। और ध्यान रखिए, जैसे ही मेहनत करते रहेंगे, ऊपर वाले के वो याद करते रहिए और मेहनत करते रहिए। कोई नहीं कह सकता कि गोल आपको नहीं मिलेगा, बस उसके साथ ये देखना होता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं। अगर हमने वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया तो हमें सफलता मिल जाती है, अगर छोड़ दिया तो नहीं मिलती है। बाई चांस ऐसा हो जाता है, जो कि मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, अगर नहीं हुआ आपके मेहनत करने के बाद भी, तो समझ लीजिए वो काम नहीं हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो भगवान ने आपके लिए कोई अच्छा चीज़ या काम सोच के रखा है। और बाद में ऐसा ही होता है, आप लोगों की लाइफ तो देखेंगे वही होता है, अच्छा ही होता है। जब ये नहीं हुआ, आप अच्छी जगह जाएंगे, आप ये जाने। तो अपने मन को निराश मत कीजिए, निराश इसलिए होता है मोमेंटल कि हम मेहनत करते हैं, फल नहीं मिला, मेहनत करते हैं तो फल नहीं मिला। सोचिए इससे बेटर फल मिलेगा, इससे बेटर फल मिलेगा। हम IAS में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे IAS PCS को खुद मैंने अपनी ट्रेनिंग में जो है उनको सिखाया है। मैं नहीं बना, लेकिन मेरे को लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में IAS PCS बैठे हुए। क्लैपिंग फॉर दिस। You got your answer? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. सर ने, मैं उसको थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमेटिक करके बोलूं तो आपको जब भी समय में कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उस पर अपना 100% देना है। और सर ने बोला है कि निराश नहीं होना, तो अक्सर मैं कुछ अलग अंदाज में बोलने का प्रयास करता हूँ। तो मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ उन बच्चों के लिए जो निराश हो जाते हैं। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा,
कई चुनौतियां हार गया मैं, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौतियां हार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूं हार गया मैं। कभी कभी आप जब 100% देते हैं प्यारे बच्चों, तो जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता है। और इसको मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात पूरा करना चाहूँगा। सर, मैंने इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था 2013 या 14 में, और उसका मैंने एयरमैन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। और उसी समय एक अडेप्टिबिलिटी टेस्ट हुआ करता था, साइकोलॉजिकल टेस्ट। यू वॉन्ट बिलीव, आई गॉट द फर्स्ट रैंक ऑल ओवर द इंडिया। और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पास चेयरमैन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ तो इसमें वास्तविकता रहेगी, चेयरमैन ऑफ इंडियन एयरफोर्स HK डिमन सर का मैसेज कन्वे हुआ था, और एक वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल एयरमैन के द्वारा मुझे मैसेज कन्वे किया गया था। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ कि आपके गोल जो आपने सेट किए हैं वो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने स्किल्स डेवलप किए, इन स्किल्स को यूटिलाइज करके अपने नए प्रोजेक्ट पे लगो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सब लोग इस सेमिनार में बैठे हैं, हारना नहीं है। तो अब आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं सर। तो दीपांकर विश्नोई फ्रॉम क्लास 12th वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज माइक वहाँ तक पहुँचाइएगा। और बच्चों, जितनी चीज़ें ये सेल्फ इवैल्यूएशन की हो रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को मोल्ड करने वाली है। वो विपत्तियाँ, परेशानी जो आ रही है वो ख़त्म होने वाली है। प्लीज़ दीपांकर। Hello, sir. Sir, my question is, as you said, there's always a risk in entrepreneurship. So, to what extent can we take that risk? Please repeat the questions once again that I can convey them. Okay, got it. आपने रिस्क के बारे में पूछा है। Yes, sir. रिस्क 3 तरह का होता है। लो रिस्क का मतलब है नो रिस्क, जो बिजनेसमैन करते हैं, समझ गए ना, जो बिजनेसमैन करते हैं। मैंने कहा था कि 10,000 मिलने बहुत है, मरने के बाद साथ नहीं लेके जाएंगे। दूसरा भी कहता है मरने के बाद मैं भी, एंटरप्रेन्योर भी कहता है मैं भी साथ लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं चाहता हूँ ये वेल्थ मल्टीपल हो। जब ये मल्टीपल होगा तो सोसाइटी के लोगों के, चाहे मेरा कंट्री है या दूसरे कंट्री है, उन लोगों के विकास के लिए काम आएगा। तो ही और सी इज द ट्रू एंटरप्रेन्योर। पहला वाला बिजनेसमैन है, और वो भी कहता मैं भी साथ नहीं ले जाऊंगा, वो भी कहता मैं साथ नहीं ले जाऊंगा। तो ये फर्क है उस चीज़ के। और रिस्क 3 प्रकार का, और दूसरा होता है हाई या ब्लाइंड रिस्क। वो रिस्क वो लोग लेते हैं, 2 तरह के लोग लेते हैं। एक तो जो शान शौकत वाले होते हैं कि हमको समाज में दिखाना है, भले ही हम गिर गए, बर्बाद हो गए, समझ गए, लेकिन हम अकेले थे समाज में, हमने ऐसा किया तो, और किसी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी और ऐसा काम करने में फायदा क्या, जो बर्बादी हो गए भाई तुम। जैसे बिगड़े हुए नवाब जिसको कहना चाहिए, कुछ ऐसे लोग, या पंप एंड शो, समाज में अपना शो करने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, वो लेते हैं। तीसरे लोग वो लेते हैं जिनके पास अटूट धन होता है। जैसे हमारे मुकेश अंबानी है, अटूट धन है उसके पास, अगर 1000 करोड़ भी चला जाएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जानते हैं जब जियो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पैकेज कितने सस्ते थे। जैसे ही आए इन्होंने पैकेज सस्ते किए, एयरटेल और आइडिया सबको मजबूरी में अपने दाम कम करने पड़े, सबको दाम कम करने पड़े। और इतनी जल्दी रिस्क लिया ना उन्होंने, वो जानते मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्क ले लिया, मार्केट 50% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया। अब एक आदमी के पास 50% अगर मार्केट है इंडिया का तो कम बात नहीं है। जैसे ही कैप्चर कर लिया 50%, तब उन्होंने फिर आफ्टर सम टाइम उन्होंने किया,
तो उसी के मुताबिक सबने दाम कम कर लिए कि नहीं अब लॉस में नहीं जाना है, फिर दाम बढ़ा दिए। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ? एयरटेल को, आइडिया वाले को या अंबानी को? जियो वाले को। जियो वाले को हुआ ना कि 50% मार्केट पर कैप्चर कर लिया और बाकी में 4-5 और थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसने, अगर उसको लॉस नहीं हो रहा था, डजंट मैटर। 1 साल तक लॉस आया उसका, 1.5 साल तक लॉस भी आया, ऐसा नहीं है। और तीसरे प्रकार का रिस्क होता है कैलकुलेटेड रिस्क या मॉडरेट रिस्क। इसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच का हो गया तो मॉडरेट कहलाता है। कैलकुलेट हम वर्ड इसलिए यूज करते हैं, आपके पास सपोज करो 10 लाख रुपए हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, जो कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसका एनालिसिस करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन बाई चांस मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया और मेरा इतना लॉस हो गया, सपोज करो 7 लाख रुपए लॉस हो गया मेरे को, दोनों कैलकुलेट कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, कि प्रॉफिट अगर नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो क्या मैं सर्वाइव करूंगा? अगर आपको लगता है 3 लाख में भी मैं सर्वाइव कर लूंगा, तो आप उस रिस्क को ले लेंगे, जबकि पॉसिबल नहीं है। जैसे ही 50% से ज़्यादा आपको लगेगा यार मेरा 5 लाख गया, तो 5 तो बच रहा है ना, तो आप उस रिस्क को लेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, फिर दूसरा कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस करेंगे। आप 2-3 प्रोजेक्ट या बिजनेस के आइटम लेंगे कि नहीं इसमें इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट में हम कभी कभी देखते हैं ना, जैसा अभी ऊनी कपड़े बिक रहे हैं, अरे यार इससे तो खूब प्रॉफिट है भाई, 200 रुपये का मिलता है, 1000 में बेच रहा है सब कुछ, तो बाहर सी लग रही। लेकिन इसको कहते हैं सैचुरेशन, कि इससे आगे और कोई डिमांड नहीं है। अगर आप उसमें एंट्री करेंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क, मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। बिजनेस मैन क्या करते हैं, वो रिस्क तो लेते नहीं। उन्हें पता है यार अगर मैं 100 माचिस रखूंगा तो मेरे को 10 पैसे बचने ही हैं। इसको वो कहलाता है ट्रेडिंग, कि यहाँ से खरीदा 90 पैसे का और 1 रुपये का बेचा, 10 रुपये बच रहे हैं मेरे को, 10 पैसे बच रहे हैं, वो तो बचेंगे ही। तो वो आ जाते हैं लो रिस्क में, वो रिस्क नहीं है। तो ये होता। अच्छा, हम कौन सा रिस्क ले सकते हैं? अभी तो मैंने आपको बर्बरी बताया, इसका भी हम प्रैक्टिस, एक एक्सरसाइज कराते हैं। तब आप जब उसको एक्सरसाइज करते हैं तब आपको पता लगता है कि आप किस तरह का रिस्क ले सकते हैं और कैसे सफलता मिलेगी। तब ये होता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि रिस्क पे एक ही चीज़ नहीं है। जैसे अगर आप मेरे से कहें मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, नहीं ले पा रहा। मैं जब इतनी इंडस्ट्री देखी बॉम्बे में, अहमदाबाद में, सूरत में, मतलब ऑल ओवर इंडिया इतना घूमने के बाद मैंने ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, फिर बाद में पता लगा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरे में शायद उतना पेशेंस नहीं है जितना बाकी एंटरप्रेन्योर में है। मैं चाहे 2 मिनट के लिए अगर एग्रेसिव हो जाता हूँ किसी वजह से, तो मेरा पूरा बिजनेस चौपट। तो मेरे लिए भगवान ने ये कहा कि एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर मैं ये ट्रेनिंग करता रहा हूँ लोगों को ऐसा बनाने की, ये ज़्यादा सूट करता है। तो मैंने वो प्रैक्टिस करके देखा, नहीं हुआ। और जबकि ये बता दूँ, मैंने अपनी वाइफ को एक थोड़ा सा बिजनेस कराया था पार्ट टाइम। जो आइटम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ताज्जुब होगा, जो आइटम 50 रुपये का था उस पर मार्केट प्राइस 210 रुपये पड़ा था, 210 रुपये। और मैंने जब फैक्ट्री से खरीदवाया था उस पर भी 10% डिस्काउंट था, यानी 50 रुपये में भी वो 45 रुपये का मिला। और उस बिल पे कोई वो डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं। कभी कभी आपके जान पहचान वाले आ जाते हैं ना किसी दुकान पर, आपसे तो प्रॉफिट है, लोग बिल देख लो इतने का ही है, ये 1000 रुपये की, देखो 1000 रुपये का बिल में लिखी। अगर 10% भी हो गया, कितना हो गया, 100 रुपये हो गए ना। यानी उसको भी खुश कर दिया कि देखो बिल के दाम पे दिया है और 100 रुपये भी उसने ले लिए। अब 210 रुपये की चीज़, एक बात बताइए, अगर आपको कोई 20-25 रुपये छोड़ रहे, आपसे ज़्यादा खुश कौन होगा? होगा ना।
तो बिजनेस का ये फंडा है। तो ये चीज़ देखने के होते, इसलिए जब मैं कहीं कपड़ा खरीदने जाता था, मेरे से कपड़ा नहीं खरीदा जाता था, मैं उसको सीधा कह देता, उन्होंने बताया था 1000 रुपये मीटर। हमने कहा आपको और ये 550 रुपये मीटर देना है दे दो, नहीं देना मेरा टाइम वेस्ट मत करना। कहते ऐसा कैसा, मैं नो बार्गेनिंग प्लीज़। जब मैंने कहा मेरा कैलकुलेशन करना जानता हूँ, मैं बिजनेस पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे बताओ, उनको कुछ तो मान जाते थे, वो नहीं नहीं, बाकी नहीं, कुछ नहीं देते थे, मैं नहीं देता था, क्योंकि मेरा ये था कि मैं इनको 10 रुपये इनका प्रॉफिट है, मैं इनको 2 रुपये प्रॉफिट देता हूँ, अगर मेरे से 3 रुपये मांगे नहीं दूंगा। तो रिस्क का वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके दिखाते हैं, जब आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं किस तरह का रिस्क लेता हूँ, हाई रिस्क ले सकता हूँ या नो रिस्क या कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड रिस्क वाले ज़्यादातर 99% सक्सेस होते हैं, और ये जो हाई और ब्लाइंड रिस्क की बात थी, ये है गैम्बलिंग की तरह, तुक्का लग गया तो सफलता, और तुक्का नहीं है तो बर्बाद। तो ये इस तरह के लोग लेते। क्लियर सर? जैसा कि सर ने अभी बताया कि रिस्क के बारे में, तो रिस्क एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बताया उन्होंने, रिस्क वो आपकी एम को लेकर भी उन्होंने बताया है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें अगर कोई आप इनिशिएटिव लाना चाहते हैं उससे भी रिगार्डिंग है। प्यारे बच्चों, और जितने भी यहाँ पर टीचर्स और लोग बैठे हैं, उन्होंने यही बताया कि आपकी आइडेंटिटी उस काम से है, तो उस काम को पूरी शिद्दत से और डेडिकेशन से करना चाहिए, भले वो चाहे आप खुद का काम कर रहे हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो। एग्जैक्टली। सो इसी के साथ हमारा सेशन होगा समाप्त। तो मेरी 4 लाइनों के साथ सब खड़े हो जाइएगा। आज मैंने कुछ लिखा है तो मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ना चाहिए और सबको उसी अंदाज में मेरा सपोर्ट करते हुए बोलना है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जबी हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं, और आज आप अपने आप को ये प्रॉमिस करेंगे कि मैं आज जैसा हूँ मुझे उससे बेहतर बन के दिखाना है, और अपने अंदर इतने स्किल्स डेवलप करने हैं कि दुनिया की हर एक कंपनी, हर एक आदमी मुझसे मिलने के लिए बेताब रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ कक्षा केंद्र, और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द डायरेक्टर सर डॉक्टर ऋषिराज सिंह कि उन्होंने आपको समय दिया। अब इवैल्यूएशन जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे अपने इंस्टीट्यूट पर। यहाँ का सेमिनार हम समाप्त करते हैं, जुड़े रहिएगा। एक्सपर्ट टॉक सेमिनार का समापन करते हैं। जय हिंद।